अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम मैथ 101 के मिड टर्म के कुछ पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना आप लोगों ने, इसमें काफ़ी सारे हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज होंगे। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन है 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, यानी 30 डिग्री को नीचे आप देखें ऑप्शंस रेडियंस में गिवन है, ठीक है। तो आपने 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियंस के अंदर। तो रेडियन में कन्वर्ट करने का क्या फॉर्मूला होता है, 30 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, ठीक है। किसी भी नंबर, कोई भी ऐसा एंगल जो डिग्रीज में है और उसको आपने लेकर जाना है रेडियंस के अंदर, तो आप उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये कटिंग कर दें, 3 6 18, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया पाई बाय 6। तो ये करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लेट एफ is a function that is defined on an interval and x1 and x2 denotes two distinct points in the interval. If f of x1 is equal to f of x2 for all points x1 and x2, then which of the following statement is correct? यानी कोई फंक्शन है जिसकी दो वैल्यूज़ हैं, दो पॉइंट्स पे वो लाई करता है x1 और x2, और इसी तरह से जब y के करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यूज़ आती हैं, यानी f ऑफ x1 वो इक्वल है f ऑफ x2 के, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। अगर दोनों की वैल्यूज़ इक्वल आ जाएं तो वो फंक्शन एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन होता है। थर्ड देखें, टेन एक्स इज कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट पॉइंट्स। टेन एक्स की जो वैल्यू है ना, वो ऐसे फंक्शंस पे कॉन्टीन्यूस नहीं होती जिसके ऊपर ऑड नंबर हो और ओवर के नीचे 2 हो, ठीक है। 2 तो तीनों में आ रहा है, और ऊपर अगर ऑड नंबर है जैसे 1 3 5, तो फिर जो टेन एक्स है वो कॉन्टीन्यूस नहीं होता। उसके बाद देखें जी, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और ब्रैकेट में -2x है, इस पे जब आप लिमिट पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा। देखें जी, इसको हम सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते। जैसे अगर आपके पास एक फंक्शन है x² - 4 ओवर x - 2, तो इसमें अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं ना, जो कि अप्रोच कर रही है फॉर एग्जांपल 2 को, तो डायरेक्ट लिमिट पुट करने से 2 - 2 नीचे आंसर 0 आता है, और ओवर के नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तो फिर हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी एक दफ़ा x+2 लिख लेंगे, एक दफ़ा x - 2 लिख लेंगे, यानी इस पर स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लिया और नीचे x - 2। ये कटिंग करने के बाद अब आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस केस में क्या है, ये ऑलरेडी इतना सिंप्लीफाइड फंक्शन है कि इसको मज़ीद हम इस तरह से सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो इसमें हमें डायरेक्ट लिमिट पुट करनी पड़ेगी, और डायरेक्ट लिमिट क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी है, तो हम इसके अंदर जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो कोई भी नंबर जब इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर इन्फिनिटी ही रहता है, ठीक है। और इन्फिनिटी जो है उसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती, तो इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट देखिए, सपोज दैट f एंड g आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ x, हेन d बाई डी एक्स f और g दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका आपने डेरिवेटिव लेना है। तो जब भी दोनों फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो और डेरिवेटिव लेना हो तो उस पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, जो फर्स्ट फंक्शन है वो एज इट इज़, ठीक है, और फिर डेरिवेटिव ले लेना है आपने सेकंड फंक्शन का। इसी तरह से दरमियान में प्लस लगा के सेकंड फंक्शन एज इट इज़, और अब यहाँ पे आप डेरिवेटिव ले लेंगे फर्स्ट फंक्शन का। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये f, डेरिवेटिव का मतलब है g डैश, डेरिवेटिव को यूं भी शो कर सकते हैं और उसके ऊपर डैश भी लगा सकते हैं, ये दोनों तरह की नोटेशन यूज़ होती है। इसी तरह से g एज इट इज़, और यहाँ पे डेरिवेटिव आ जाएगा f का। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है जी। ये ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें माइनस आ रहा है, माइनस नहीं हो सकता, प्रोडक्ट रूल में हमेशा प्लस आता है, और ये दोनों तो वैसे ही नोटेशंस नहीं है यहाँ पे प्रोडक्ट रूल की। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6, द सोल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी x+4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज़। इसका सोल्यूशन सेट आपने निकालना है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। x+4 जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू ओपन होती है तो दूसरी साइड पे दो साइंस लगा देते हैं हम अगली वैल्यू के साथ, ठीक है। जब हम इसको ओपन करेंगे ना, तो ये माइनस वाली वैल्यू इस साइड पे आती है, x+4 दरमियान में आता है, और प्लस वाली वैल्यू इस साइड पे आती है, ठीक है। और ये इस तरह से साइन आ गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको अलग कर लें और इसको अलग कर लें, या फिर आप इसको एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं।
और यहाँ पे सॉरी साइन जो है ना ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखें x+4 की तरफ ये ओपन है, ठीक है, तो आपने इसको x+4 की तरफ ओपन कर देना है और ये -2 की तरफ क्लोज़ होगा, और इसमें x+4 की तरफ ओपन है और यहाँ पे +2 की तरफ ये क्लोज़ है, ठीक है। अब चाहे तो इकट्ठा सॉल्व कर लें, चाहे तो आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें, तो मैं एक साथ ही सॉल्व करके दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे +4 है, +4 को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ -4 करना पड़ेगा, और जब यहाँ पे हमने -4 किया है तो इन इक्वालिटी की दोनों साइड्स पे भी -4 कर देना है। यहाँ -6 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू ये कैंसिल x, और यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो अब इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा ना उसमें देखें x क्या है, -6 से बड़ा है और यहाँ पे x -2 से बड़ा है, तो इसके लिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये बन रही है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे नन ऑफ दीज लगाया है, लेकिन इसमें ये होगा, ये आपके हैंडआउट्स में भी एग्जांपल है, वहाँ से भी आपने इसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखें, अ लाइन इज कॉल्ड अ टेंजेंट लाइन टू द सर्कल इफ इट मीट्स द सर्कल एट प्रीसाइजली 1 पॉइंट। कोई भी अगर आपके पास एक सर्कल है और आपने उस पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है, तो टेंजेंट लाइन हमेशा उसको एक एक्सटर्नल पॉइंट पे कट करेगी, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल सर्कल है, तो उसको सिर्फ एक पॉइंट पे ये कट करती है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइन कहते हैं। Let a function f be defined on an interval and let x1 and x2 denote points in the interval. और f of x1 की वैल्यू f of x2 से छोटी है, तो फिर जो फंक्शन होगा ना उसे हम कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। इसको ग्राफ से भी देख लेते हैं, पीछे भी एक आपकी एग्जांपल आई है इस तरह की। ये फॉर एग्जांपल x1 है और ये x2 है। x1 के करस्पॉन्डिंग इसकी y की जो वैल्यू होगी उसको हम f of x1 कहेंगे, x2 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी उसको हम f of x2 कहेंगे। अगर तो f of x1 की वैल्यू छोटी है f of x2 से, इसका मतलब है फंक्शन ऊपर जा रहा है, यानी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे ये इंक्रीजिंग फंक्शन है अगर f of x1 x2 से छोटा है। f of x1 अगर छोटा है f of x2 से तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है। लेकिन इसके ऑपोजिट हो जाए, यानी x1 ऊपर आ जाए और x2 नीचे आ रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि f of x1 बड़ा होगा f of x2 से। तो अगर ग्रेटर देन का साइन आ गया तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, यानी x1 की वैल्यू ऊपर है और x2 की नीचे है, तो फंक्शन फिर नीचे की तरफ आ रहा होगा। और अगर ये दोनों इक्वल हैं, f of x1 इक्वल आ जाता है f of x2 के, देन द फंक्शन इज कांस्टेंट। ये एक MCQ हम पीछे कर चुके हैं, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है f of x इज इक्वल टू 3x/8 + 2x + 1। आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले फंक्शन लिख लेते हैं अपना, +2x + 1 ये f of x के इक्वल है। डेरिवेटिव जो है वो f' आएगा। सबसे पहले इसका अलग से डेरिवेटिव लेना है, इसका अलग से और इसका अलग से, पावर साइड पे आके मल्टीप्लाई होगी और पावर में से 1 माइनस करेंगे, 8 - 1 7 +2। x का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है और कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, तो ये 3 8s are 24 x/7 + 2 1s are 2 और 0 ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ से ये आपका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 10, पाई इज़ अ डैश नंबर, पाई इज़ अ इर्रेशनल नंबर। ये आप लोगों ने हैंडआउट्स में भी पढ़ा होगा। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, दो प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए एक नंबर के अंदर, तब वो एक इर्रेशनल नंबर बनता है। यानी एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और दूसरा वो नॉन रिकरिंग हो, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि जब हम उसे डिवाइड करें ना फ्रैक्शन को, तो उसका आंसर कहीं स्टॉप नहीं होना चाहिए। जैसे 10/3 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो आंसर 3.3333 और ये कॉन्टिन्यू है, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी इसका आंसर कहीं भी स्टॉप नहीं हो रहा। उसके ऑपोजिट अगर हम ऐसे नंबर्स देखें जिनका आंसर पॉइंट के बाद कहीं जाके स्टॉप हो जाता है, तो वो टर्मिनेटिंग होंगे। तो अगर नंबर टर्मिनेटिंग है तो वो इरेशनल नहीं हो सकता, उससे नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिकरिंग होना चाहिए। नॉन रिकरिंग का मतलब ये है कि उसके अंदर ना इस तरह से पैटर्न के साथ रिपीटिशन नहीं हो रही होती। जैसे यहाँ पे देखें, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, यानी एक तो इसने यहाँ पे सेटिस्फाई कर दी कंडीशन इरेशनल की, लेकिन ये नॉन रिकरिंग नहीं है, इसके अंदर तो रिपीटिशन हो रही है,
तो ये रिकरिंग नंबर है, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसलिए ये इरेशनल नहीं होगा। इरेशनल नंबर सिर्फ वो होते हैं जिसमें ये दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हों। जैसे पाई की वैल्यू है ना 3.14 और समथिंग, ये आगे जितने भी नंबर्स हैं वो रिपीट नहीं हो रहे होते, पैटर्न नहीं है उसके अंदर, तो वो नॉन रिकरिंग है। और दूसरी बात कि वो कहीं जाके स्टॉप नहीं हो रहा आंसर, इसका मतलब है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज इसमें लाई करती हैं, इसको सेटिस्फाई करती हैं, इसलिए पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है। उसके बाद द सेट x when x is greater than equal to a and less than equal to b can be written in the form of interval। यानी इसको अगर आप इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे। देखिए दो नंबर्स हैं यहाँ पे a b, और ब्रैकेट्स यहाँ पे कैसे लगानी है हमने, अगर इनके साथ नीचे इक्वल का साइन है तो आप क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन बन रहा है। अगर इक्वल का साइन नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल ये यूँ लिखा होता कि नीचे दोनों के साथ इक्वल का साइन नहीं है, तो फिर हम इसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ये क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है। अगर ये फंक्शन कुछ इस तरह से होता x लेस देन b, अब देखिए a के साथ इक्वल का साइन है और b के साथ नहीं है, तो a के साथ हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते और b के साथ हम राउंड ब्रैकेट लगाते, ठीक है। तो जहाँ भी आपको एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल का साइन अगर नज़र आ रहा है तो आप वहाँ पे बॉक्स ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और अगर आपको इक्वल का साइन नज़र नहीं आता जैसे यहाँ पे या इन दोनों कंडीशंस में, तो आप वहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सपोज दैट f एंड g आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ x, देन f ओवर g का डेरिवेटिव क्या होगा। यानी अब यहाँ पे ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो इधर कोशेंट रूल अप्लाई होगा, ठीक है। पीछे हमने प्रोडक्ट रूल देखा है। कोशेंट रूल के अंदर क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आता है, यानी नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर आएगा, फिर ये नीचे वाली वैल्यू यानी g एज इट इज़, और डेरिवेटिव लेना है f का। f डेरिवेटिव को हम f डैश भी लिख सकते हैं और d बाई डी एक्स और इंटू f भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमेशा माइनस आता है। फिर ऊपर वाला फंक्शन यानी f एज इट इज़ और नीचे का डेरिवेटिव यानी g का डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये a ऑप्शन बन रही है। और प्रोडक्ट रूल भी दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज़ और पहले का डेरिवेटिव, ठीक है। इसमें माइनस आता है कोशेंट में और प्रोडक्ट में प्लस आता है। कोशेंट में आपने इसको डिवाइड करना है जी स्क्वायर से, इसमें किसी नंबर से डिवाइड नहीं करना, और इसमें ऑपोजिट होता है, इसमें पहला फंक्शन एज इट इज़ दूसरे का डेरिवेटिव आता है, इसमें दूसरा एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव, ठीक है, और फिर उसके ऑपोजिट। नेक्स्ट MCQ देखें जी, द ग्राफ x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज सिमेट्रिक अबाउट। सिमेट्रिक का कैसे पता चलेगा, आप देखें इसके अंदर पुट करें y इज इक्वल टू माइनस वाई, क्योंकि y की हमें कोई पावर नज़र आ रही है ना, तो y की वैल्यू को रिप्लेस कर दें माइनस वाई से, तो हमारे पास आ जाएगा y की जगह माइनस वाई, और ये क्योंकि y का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, और इस साइड पे जब आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो y को माइनस वाई से रिप्लेस करने के बावजूद ये फंक्शन जो है उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, x की वैल्यू चेंज नहीं हुई, तो ये जो हमारा ग्राफ होगा ये सिमेट्रिक होगा अबाउट x एक्सिस, ठीक है। और अगर फंक्शन इस तरह से होता y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अब हमने रिप्लेस करना था x को माइनस एक्स से, तो ये माइनस एक्स का स्क्वायर आता। देखें y की वैल्यू तो चेंज नहीं हुई, जो पहले थी वही आ गई दोबारा से, हालांकि आपने x को रिप्लेस किया है। तो ये जो फंक्शन है ना ये अबाउट y एक्सिस सिमेट्रिक होता है, ठीक है। या दूसरी तरह से इस तरह से पॉइंट्स दे के भी पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक पॉइंट एक्स वाई है और दूसरा पॉइंट एक्स माइनस वाई है, ठीक है, यानी y की वैल्यू चेंज हो रही है लेकिन x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो ये x एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक है। और अगर दूसरी तरह पॉइंट्स इस तरह के दे दिए जाएं कि एक पॉइंट एक्स वाई है दूसरा माइनस एक्स वाई है, अब x रिप्लेस हो रहा है लेकिन y चेंज नहीं हो रहा, तो फिर ये y एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक होता है। नेक्स्ट MCQ देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 49 ओवर एक्स प्लस 7, इस पे आपने लिमिट अप्लाई करनी है, तो क्या आंसर होगा। देखें लिमिट -7 है, अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे -7 पुट करते हैं तो नीचे आंसर 0 हो जाएगा जो कि अनडिफाइन है, ठीक है। तो पहले हम इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो ये x का स्क्वायर है, 49 को हम कह सकते हैं कि 7 का स्क्वायर है, नीचे x प्लस 7। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी ओवर x प्लस 7।
अब यहाँ पे ये सेम नंबर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो ये जो लिमिट है वो साथ चल रही है यहाँ पे, तो हमारे पास बचेगा लिमिट x अप्रोचेस टू -7 और x -7। ठीक है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब इसमें आप लिमिट पुट कर दें, -7 इस x की जगह और ये -7 एज इट इज़, तो आंसर आ जाता है -14, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है चेन रूल इज़ अ रूल फॉर डिफ्रेंशिएटिंग डैश ऑफ फंक्शन। चेन रूल हमेशा कंपोजिट फंक्शन को उनका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। कंपोजिट फंक्शन यानी एक फंक्शन के अंदर अगर दूसरा फंक्शन एम्बेडेड है, जैसे हमारे पास एक फंक्शन है y इज़ इक्वल टू साइन x प्लस ए, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि x प्लस ए एक अलग से फंक्शन है जिसको u कह दें। ठीक है, तो u जो है वो इस y के अंदर एम्बेडेड है, एक तरह से उसके अंदर लाई कर रहा है। तो दो फंक्शन जब एक साथ आ जाते हैं ना, तो उससे कहते हैं कंपोजिट फंक्शन, और ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के लिए हमें चेन रूल यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट है जी लिमिट x अप्रोचेस टू a, f ऑफ x इज इक्वल टू डैश वेयर f ऑफ x इज इक्वल टू k। अगर f ऑफ x की वैल्यू k है यानी कांस्टेंट है, तो उसके अंदर कोई भी लिमिट पुट कर दें उसका आंसर वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये जो लिमिट होती है ना वो x की वैल्यू पुट करनी होती है हमने, और इसमें क्योंकि x है ही नहीं, वो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो x की वैल्यू तो हम पुट नहीं कर सकते, तो वो आंसर वही रहेगा। जैसे अगर मैं लिखती हूँ x अप्रोचेस टू 2 और यहाँ पे फंक्शन है हमारा 8, तो अब देखिए हमने तो x की वैल्यू 2 पुट करनी है ना, यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो लिमिट के बाद भी आंसर 8 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ अगर k है तो वो k ही रहेगा अगर आप लिमिट अप्लाई कर भी दें तो। नेक्स्ट है फॉर एनी नंबर epsilon greater than 0 if we can find an open interval x0 x1 on the x-axis containing the point a such that f of x is greater than l minus epsilon and it is less than l plus epsilon for each x except the possible x is equal to a। तो जो लिमिट है वो किसके इक्वल होगी? देखें जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे ना, तो ये जो एप्सिलॉन है ना ये एक तरह से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा नंबर है जो हम एक साइड पे माइनस और एक साइड पे प्लस कर रहे हैं, तो बेसिकली जो f ऑफ x है उसकी लिमिट हमेशा l के इक्वल आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखें, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -3 है और आपने dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो फंक्शन लिखते हैं हम अपना, डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लें या पहले y को सेपरेट कर लें, तो -y इज इक्वल टू -3 माइनस 2x। अब इसका माइनस ख़त्म करना है तो दूसरी साइड पे ले जाएंगे, जब ये माइनस वहाँ जाएगा तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, 3 + 2x हो जाएगा। ठीक है, या आप ये भी कर सकते हैं कि y को वहाँ ले जाके प्लस कर दें और 3 को यहाँ ले आके प्लस कर दें। अब y सेपरेट हो गए, अब आप इसका डेरिवेटिव ईजीली ले सकते हैं, इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स आ जाएगा, 3 कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 0 + 2 क्या आंसर आ गया 2, तो ये ए ऑप्शन। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू x² - 4x + 5 विल रिप्रेजेंट अ पैराबोला। कैसे पता चला? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ना उसका ग्राफ हमेशा पैराबोला ही होता है। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक पैराबोला होता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? जिसकी मैक्सिमम डिग्री x² हो, अगर मैक्सिमम पावर x² है और फिर x है और फिर कांस्टेंट है तो उससे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। एक x² वाली टर्म होगी, x वाली होगी और कांस्टेंट, ऐसी इक्वेशन हमेशा पैराबोला बनाती है जब हम उसका ग्राफ ड्रॉ करें। द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ द फॉर्म y - y1 = m × x - x1 इज नोन एज। यहाँ पे देखें एक पॉइंट है x1 y1 और साथ में स्लोप है, तो इसको हम कहेंगे ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है। ठीक है, टू स्लोप फॉर्म क्या होती है? इसकी जगह y2 - y1 / x2 - x1 पुट कर दें, और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है? y = mx + b, या कुछ बुक्स में y = mx + c होती है। ठीक है, तो ये जो है ये y इंटरसेप्ट होता है, एक्स वाई एज इट इज़, और m जो है वो स्लोप को शो करता है, और इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं होती यहाँ पे, हमारे हैंडआउट्स में नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद ये सब्जेक्टिव हैं, तो हम फिलहाल सिर्फ ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं। इफ़ f इज़ अ twice differentiable function at a stationary point x0 and f" x0 is greater than 0 then f has relative minima। यहाँ पे भी
दोनों केस डिस्कस कर लेते हैं। अगर डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा हो तो फंक्शन की मिनिमा वैल्यू होती है या मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है। और अगर डबल डेरिवेटिव में कोई पॉइंट पुट करने से उसका आंसर लेस देन 0 आता है यानी नेगेटिव आता है, तो फिर हम कहते हैं कि वो मैक्सिमम वैल्यू है। ये केस कौन सा है? डबल डेरिवेटिव का। और अगर सिंगल डेरिवेटिव की बात करें, एफ ऑफ एक्स नॉट अगर लेस देन 0 आ जाए तो वो उसकी मिनिमम वैल्यू होती है फंक्शन की। और अगर एफ डैश एक्स नॉट ग्रेटर देन 0 आ जाए तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। दोनों में फ़र्क याद रखना है। सिंगल डेरिवेटिव में नेगेटिव पे मिनिमम और पॉजिटिव पे मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन डबल डेरिवेटिव में उसका उलट हो जाता है, ठीक है। लेस देन 0 पे वो मैक्सिमम हो जाएगी और ग्रेटर देन पे मिनिमम हो जाएगी। If f is a twice differentiable function at a stationary point x naught and f double dash x naught is less, ये वही ऊपर वाला जो है वो दोबारा उन्होंने पूछ लिया ग्रेटर देन की जगह लेस देन करके, तो वो भी हमने देखा है कि मैक्सिमम होता है। A line y is equal to y naught is called a dash for the graph f limit f of x is equal to y naught और limit f of x is equal to y naught। इसमें प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है लिमिट और इसमें माइनस इन्फिनिटी को। तो अगर y is equal to y naught है और यहाँ पे भी y naught आ रहे हैं ना, तो वो आपने याद रखना है हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होता है। और अगर यहाँ पे x is equal to x naught आ जाए, यहाँ भी x naught आ जाए, यहाँ भी x naught आ जाए, तो फिर वो वर्टिकल एसिम्प्टोट होगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x/8, ये हम पीछे कर चुके हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने देख लेना इसको। डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स क्या होता है? टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर एक्स, ये याद होना चाहिए आपको। एक्स वाई इज इक्वल टू 4 डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करें, ठीक है। तो यहाँ से भी एक्स वाई इज इक्वल टू 4 है, डायरेक्ट इन पे प्रोडक्ट रूल लगा दें तब भी हो जाएगा, या आप वाई को सेपरेट कर लें तब भी हो जाएगा। एक्स को वहाँ ला के डिवाइड कर दें, जब x ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। अब डेरिवेटिव ले लें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले इसकी पावर जो है वो साइड पे आके मल्टीप्लाई होगी, फिर इसकी पावर में से 1 माइनस कर देंगे, तो ये बनेगा 4 1 ज़र 4 और ये बाहर माइनस आ गया, x पावर -2। और जब आप माइनस पावर को ओवर के नीचे लेकर जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगी, तो -4/x², ये करेक्ट ऑप्शन है। 2x - y इज इक्वल टू -3, इसका डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है, ये भी हम पीछे कर चुके हैं। आपने y को सेपरेट करना है, ठीक है। 3 बेशक इधर ले आए और y को दूसरी साइड पे ले जाएं, तो 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, 3 का 0 और y का dy बाय dx, तो ये 2 आंसर आएगा यहाँ से आपका। सीकेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट x टेन एक्स, लेकिन यहाँ पे हमें कोई भी ऑप्शन इस तरह का नहीं दिया हुआ कि जिसमें सीकेंट एक्स टेन एक्स आ रहा हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है। सीकेंट को ओपन कर लें, जो किसके इक्वल होता है 1/cos x के, प्लस ये जो टेन एक्स है वो इक्वल होता है sin x/cos x के। तो इनको मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर वालों को आपस में और नीचे वालों को आपस में, तो ये cos² x हो जाएगा। अभी भी यहाँ पे देखें तो हमें सिर्फ साइन वाली वैल्यूज़ गिवन है, कॉज वाली कोई वैल्यू नहीं दी हुई, तो कॉज की जगह आप उसको रिप्लेस कर दें साइन से। कैसे करेंगे? फर्स्ट अगर आइडेंटिटी आपको याद हो, जो होती है sin² x प्लस cos² x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप कॉज की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो साइन स्क्वायर वहाँ जाके 1 से माइनस हो जाएगा, तो ये जो cos² है इसकी जगह पुट कर दें 1 - sin² x, तो यहाँ से ये डी ऑप्शन करेक्ट बन रहा है हमारा। नेक्स्ट हमारा ये भी रिपीट हुआ है, 30 डिग्री किसके इक्वल होता है? π/6 के। कैसे पता चलेगा? 30 को आपने जस्ट π/180 से मल्टीप्लाई कर देना है। कंसिडर अ फंक्शन h of x एंड अ कांस्टेंट c, देन d by dx c h of x। अगर कांस्टेंट आ जाए किसी फंक्शन के साथ तो कांस्टेंट को हम बाय लिख लेते हैं और डेरिवेटिव सिर्फ फंक्शन का आता है। जैसे अगर 2x का डेरिवेटिव हमें कहा जाए कि लें, तो 2 तो कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव सिर्फ किसका आएगा? फंक्शन x का, ठीक है। तो कांस्टेंट को हम बाहर लिख लेते होते हैं। सपोज दैट f एंड g आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ x, देन उन पे क्वोशंट रूल, वो दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो क्वोशंट रूल लगेगा, ठीक है। ये हम पीछे कर चुके हैं डिटेल के साथ। कोसिकेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है? कोसिकेंट x का होता है माइनस कोसिकेंट x कॉट x। तो यहाँ पे तो हमें कोसिकेंट और कॉट वाला कोई फंक्शन नहीं दिया, तो इसको भी आप इस तरह से ओपन कर लें। कोसिकेंट होता है 1/sin और कॉट होता है cos/sin।
तो ये बन गया माइनस कॉज एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन हमें तो यहाँ पे साइन की फॉर्म में कुछ नहीं दिया हुआ, सबके नीचे कॉज है, ठीक है। तो इसको आप साइन स्क्वायर एक्स को यहाँ पे भी रिप्लेस कर लें उसी आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए। कॉज स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल होता है 1 के, ठीक है। तो आपने अगर साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो कॉज स्क्वायर वहाँ जाके 1 से माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉज एक्स ओवर 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से ये हमारे पास बी ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट देखें, y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स इफ u इज इक्वल टू जी ऑफ एच ऑफ एक्स एंड v इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे ना हमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। चेन रूल में क्या होता है, तीनों के डेरिवेटिव्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल आंसर आता है। अब तीनों के डेरिवेटिव कैसे लेंगे, यहाँ पे देखें, इसको हम लिख सकते हैं u इज इक्वल टू जी ऑफ एच ऑफ एक्स, क्योंकि v के इक्वल है तो यहाँ पे हम इसकी जगह v लिख सकते हैं, ठीक है। और इधर देखें तो f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, तो g ऑफ h ऑफ x सारा u के इक्वल है तो इस पूरे की जगह हम u लिख सकते हैं। अब डेरिवेटिव ले लें, इसका डेरिवेटिव आएगा dy बाय du। ये वाला फंक्शन ऊपर आता है और इस साइड पे जो वेरिएबल होता है वो नीचे आता है। तो इसमें इधर ऊपर du है तो इधर v है तो नीचे आ जाएगा dv, और इसके अंदर dv ऊपर आएगा और इधर x है तो नीचे dx आ जाएगा। तो dy बाय du मल्टीप्लाई बाय du बाय dv मल्टीप्लाई बाय dv बाय dx। तो ये ऑप्शन बन रहा है हमारा। चेन रूल इज़ अ रूल फॉर डिफ्रेंशिएटिंग डैश ऑफ फंक्शंस। ये हमने पहले भी देखा है, कंपोजिट फंक्शन जो है ये कंपोजिशन फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए चेन रूल यूज़ होता है। एक्स पावर एन का अगर आपने डेरिवेटिव लेना है तो उस पर पावर रूल लगता है, यानी पावर एन साइड पे आके मल्टीप्लाई होती है और पावर एन में से 1 माइनस हो जाता है। तो ये जो पावर रूल है ये किसके लिए होल्ड करता है, चाहे वो इंटीजर है, रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, किसी भी तरह की पावर है उस पर इसी तरह का पावर रूल अप्लाई होगा। तो इसलिए हम यहाँ से ऑल का ऑप्शन चूज़ करेंगे। लेट अ फंक्शन बी डिफाइंड ऑन इंटरवल, ये फिर से रिपीट हो गया कि इसके अंदर दोनों फंक्शंस इक्वल हों, वो कांस्टेंट फंक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स अगर लेस देन ज़ीरो है यानी नेगेटिव है तो हमने उसे कहा था कि वो मैक्सिमा होता है, और इसका जो ग्राफ होता है ना वो कनकेव डाउन होता है, ठीक है। और अगर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो हमने उसे पढ़ा था कि वो मिनिमा होता है, उसकी वैल्यू मिनिमम होती है, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो कनकेव अप बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखें हमसे उन्होंने एफ डबल डैश एक्स लेस देन ज़ीरो पूछा है तो उसका ग्राफ कनकेव डाउन होगा। इफ़ x ग्रेटर देन 1/2 देन d बाई डी एक्स लॉग 2x इज इक्वल टू, लॉग 2x का डेरिवेटिव लेना है आपने यहाँ पे। ये किस लिए दिया हुआ है, क्योंकि x की वैल्यू अगर 1/2 होगी ना तो वो 2 कैंसिल होके तो log 1 आ जाएगा, वो हमारा अनडिफाइन हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ये बताया, इसका कोई काम नहीं है क्वेश्चन में, आपने बस इस पर फोकस करना है कि log 2x का डेरिवेटिव क्या होता है। लॉग के साथ कोई भी नंबर आ रहा हो उसका डेरिवेटिव लें तो वो नंबर ओवर के नीचे आ जाता है, ठीक है, 1/2x। और फिर इस लॉग के बगैर आपने सिर्फ 2x का भी डेरिवेटिव लेना है। तो 1/2x इंटू 2 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा और 2 1 2, 2 और 2 कैंसिल, तो फाइनल आंसर 1/x आ जाता है। नेक्स्ट देखें, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x होल पावर 37। इसका आपने जो है वो dy बाई डी एक्स निकालना है। तो सबसे पहले तो इसकी जो पावर है 37 वो साइड पे आके मल्टीप्लाई होगी, और ये पूरा फंक्शन एज इट इज़ लिख के उसकी पावर में से 1 माइनस कर दें तो 36 आ जाएगा, ठीक है। और फिर पावर के बगैर भी आपने डेरिवेटिव लेना होता है, जैसे ऊपर लॉग के बगैर लिया तो 37x³ प्लस 2x, और इसका डेरिवेटिव पावर साइड पे आ जाएगी, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 प्लस 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। तो ये आंसर आपका आ गया। तो ऑप्शन में जो है मल्टीप्लाई कर देना आपने इनको, ये इसकी पावर 36 है। अब ये और ये इनकी पावर्स नहीं है तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 37 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 111 एक्स स्क्वायर, 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 74 आ जाएगा, और ये जो पावर वाली वैल्यू है ये आप एंड पे लिख दें, होल पावर 36, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट देखें, इफ़ वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 देन dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
तो यहाँ से y को सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि वो स्क्वायर की फॉर्म में है, ठीक है। तो इसलिए आप डायरेक्ट ही ले लें। वैसे हम क्वेश्चंस में क्या करते हैं, y को सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो स्क्वायर है इसलिए आप डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लें। इसका 2x आ जाएगा, साथ में dx लिख दें, ठीक है। या अगर आप यहाँ पे dx नहीं लिखते तो आप इसके साथ dy/dx लिख दें। तो इसका डेरिवेटिव 2x, इसका डेरिवेटिव पहले 2y आएगा और फिर पावर के बगैर सिर्फ y का लेंगे तो वो dy/dx। यहाँ पावर के बगैर x का वो 1 आना था इसलिए हमने मेंशन नहीं किया। इज इक्वल टू 1 का तो 0 हो जाएगा। अब उसके बाद 2x प्लस 2y dy/dx इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपके पास बन गया। अब आपने तो dy/dx निकालना है ना, तो पहले 2x दूसरी साइड पे चला जाएगा तो 2y dy/dx इक्वल टू -2x आ गया। अब यहाँ से आपने dy निकालना है, तो dy/dx अगर हम इधर ही रखें तो 2y यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 2 और 2 कैंसिल, तो -x/y आंसर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने -y और x मार्क किया है, ये रॉन्ग है, -x/y आएगा। नेक्स्ट देखें, log b बेस और a और c दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो log में क्या होता है, जब भी दो नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आप दोनों का log अलग अलग करते हैं तो उनके दरमियान प्लस का साइन आ जाता है। और नीचे log की एक प्रॉपर्टी है कि जिसमें log की बेस b है और नंबर a है जिसकी पावर r है। तो log में क्या होता है कि पावर हमेशा हम साइड पे लगा देते हैं, यानी ये जो r है ये साइड पे आ जाएगा और अंदर सिर्फ log बेस b a रह जाएगा। उसके बाद log b 1/c, तो ये भी एक log की प्रॉपर्टी है कि अगर अंदर जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल लिया, जैसे 1/c है ना, इसको c/1 कर दें या c कर दें तो बाहर साइन चेंज हो जाता है। जैसे अगर आपके पास है log 3/4, ठीक है, तो आप इसको जब log 4/3 करेंगे ना तो बाहर का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 1/c को c कर दिया जब हमने, तो बाहर साइन चेंज हो जाएगा। माइनस है तो प्लस हो जाएगा और अगर प्लस है तो उसको माइनस कर दें। यहाँ पे भी देखें सेम वही कॉन्सेप्ट है, 1/t है, जब उसको t करेंगे तो बाहर का साइन चेंज हो जाएगा। अब नीचे फिर से सब्जेक्टिव है इसके, तो हम नेक्स्ट के ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं पहले। द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिदम इज 2.7। नेचुरल लॉग जो होता है ना, जिसको ln लिखते हैं, उसको हम बेसिकली क्या होता है, उसकी बेस e होती है। तो log e दोनों को मिला के हम ln यानी नेचुरल लॉग लिख देते हैं और जो स्मॉल e है इसकी वैल्यू होती है 2.71। अलाइन x इज इक्वल टू x नॉट, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि अगर x इज इक्वल टू x नॉट हो और ये जो लिमिट्स हैं ये अप्रोच कर रही हों लेफ्ट राइट से लेफ्ट, तो फिर जो सिम्टोड होता है वो वर्टिकल होता है। और अगर y इज इक्वल टू y नॉट होता तो फिर वो हॉरिजॉन्टल होता। इफ़ द फंक्शन सेटिस्फाइड द कंडीशन f ऑफ c डिफाइंड है, लिमिट एग्जिस्ट करती है और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो f ऑफ c के इक्वल है, तो फिर जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होगा एट c। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो फिर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। नेक्स्ट देखें, f'(x) जो है वो लेस देन 0 है और इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, कनकेव डाउन होगा। अगर ये ग्रेटर देन 0 होता तो फिर ये कनकेव अप होता। सपोज f एंड g आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, इस पर फिर क्वोशंट रूल लगना है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, ये यहाँ पे फिर से रिपीट हो रहा है। y इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स है, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है। तो पहले तो देखें y इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स है, जब 1 माइनस एक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी पावर -1 हो जाएगी। अब इसका डेरिवेटिव ले लें। डेरिवेटिव लेंगे, पहले पावर साइड पे आके मल्टीप्लाई होगी और फिर इसकी पावर में से 1 माइनस होगा, तो ये बचता है -1/1 माइनस एक्स की पावर -2, ओवर के नीचे आएगा तो +2 हो जाएगी। और फिर यहाँ पे देखिए पावर के बगैर आपने 1 माइनस एक्स का भी डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, जो कि क्या आएगा, 1 का 0 और x का -1। तो यहाँ पे बचा -1/1 माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1 ओवर ये आपका सी ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। सपोज दैट f एंड g आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, देन उनका जो प्रोडक्ट है दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है, ये एग्जांपल भी हमने अभी सॉल्व की है। इफ़ f is a twice differentiable function at stationary point where f'(x) is greater than 0, अगर जो डबल डेरिवेटिव है वो 0 से बड़ा है तो
फंक्शन की रिलेटिव मिनिमम वैल्यू होती है, और अगर वो लेस देन 0 हो जाए यानी छोटा हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो फंक्शन की रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है, अब सारे नेक्स्ट ऑलमोस्ट रिपीट ही हो रहे हैं जो हम सॉल्व कर चुके हैं। जैसे एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो तो वो कनकेव अप होता है उसका ग्राफ, ये भी हमने पीछे अभी इसको सॉल्व किया है। और लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, हमेशा 1/x होता है। ये भी हमने सॉल्व कर लिया है कि दो नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका लॉग सेपरेट करना हो तो हम दरमियान में प्लस लगा देते हैं। ये 1/c 1/t ये भी हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है, -x/y आया था। ठीक है, ये भी हमने अभी सॉल्व किया है। लॉग की पावर रूल भी हो गया। उसके बाद लेट अ फंक्शन f बी डिफाइंड एंड ऑन एन इंटरवल वेयर f(x1) इज लेस देन f(x2), तो ये इससे छोटा है, यानी f(x1) पहले आ रहा है, x2 ऊपर आएगा, तो ये फंक्शन ऊपर जा रहा है तो हम कहेंगे कि वो इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर f(x1) बड़ा हो जाए यानी x1 ऊपर आ रहा है और x2 नीचे आ रहा है तो 1 से 2 की तरफ आएंगे तो ये डिक्रीज़ होगा, तो इसलिए फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है, ये भी मैंने ग्राफ से पहले समझा दिया आपको। तो उसके बाद सब्जेक्टिव है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए। तो 3 पास्ट पेपर्स की ऑब्जेक्टिव हमने कर ली, तो उम्मीद है कि काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके रिवाइज़ हो गए होंगे। तो बाकी अगर कोई मसला है किसी में तो आप लोग पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो से थोड़ी सी भी आपको हेल्प मिली हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हों, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।